बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग साल्मोनेला एंटेरिका को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो साल्मोनेला स्पीशीज़ है उसका ये दूसरा बैक्टीरिया है और एंटेरोबैक्टर फैमिली जो है उसका ये तीसरा बैक्टीरिया है। तो हमने इसको शुरू करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी लेक्चर कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ से मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ। आपने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से सुनना है। इसमें कुछ चीज़ें जो हमने साल्मोनेला टाइफी में पढ़ी थी वो चीज़ें भी रिपीट होंगी। हम उसको कंपेयर करते चले जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता जाएगा। अब जो साल्मोनेला एंटेरिका है ये भी ग्राम नेगेटिव रॉड है रिलेटेड टू इंटेरिक ट्रैक। जिस तरह साल्मोनेला जो था टाइफी वो भी यही था, ग्राम नेगेटिव रॉड था और इंटेरिक ट्रैक से रिलेटेड। और ये जो है फैमिली एंटेरोबैक्टर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिजीज़ सबसे पहले, अब जो डिजीज़ है ना इसकी, अगेन साल्मोनेला टाइफी की तरह विद इन द एंटेरिक ट्रैक कुछ डिजीज़ हैं और कुछ हैं जो आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक पे हैं। अब सबसे पहले एंटेरिक आया है तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर ये डिजीज़ तो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन इंटेस्टाइन से बाहर भी करवाएगा। सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या डिजीज़ करवाएगा। सबसे पहली है कि एंटेरोकोलाइटिस। ये वर्ड याद रखना है, एंटेरोकोलाइटिस मीन, एंटेरो मीन के कोलाइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ बोथ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। कोलाइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन हो जाना कोलोन की। अब कोलोन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाता है। उसकी ये इंटरनल लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन करवा देता है ये बैक्टीरिया। पहला डिजीज़ तो ये हो गई। दूसरी कौन सी है? दूसरी है कि ये डायरिया तो करवाता है लेकिन ब्लडी डायरिया करवाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। एंटेरोकोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होगा ब्लडी डायरिया। उसके अंदर पस वगैरह यानी पीप वगैरह भी बन जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर है। तो आपने इसको याद रखना है क्योंकि आप जब कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को देखते हैं तो आप फिर इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। तो विद इन द एंटायर ट्रैक सिर्फ ये दो डिजीज़ होंगी। अगर हम इसको आप टाइफी के साथ कंपेयर करें, साल्मोनेला टाइफी के साथ, तो वहाँ पे जो है हमें पी कॉर्न सूप वो जो डायरिया हमें मिल रहा था वो था सिर्फ उसके अंदर, और यहाँ पे ब्लडी डायरिया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, इन दोनों में डिफरेंस है। और वहाँ पे कोई एंटेरोकोलाइटिस नामी कोई चीज़ नहीं हो रही थी। अब देखते हैं कि आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक कौन कौन सी डिजीज़ हैं। आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक अगर हम देखें तो वही टाइफी वाली डिजीज़ कुछ आ जाएंगी। सबसे पहले है फीवर। अब ये टाइफाइड फीवर की तरह फीवर नहीं होता इसमें फीवर तो होगा लेकिन वो इतना ज़्यादा लंबा ऐसे तक या वो नहीं चलेगा। इसमें होगा कि जो फीवर है, फीवर को अगर हम बेसिक डेफिनेशन उसकी देखें कि फीवर में क्या होता है, यानी बुखार, जिस्म में जो है टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। नॉर्मल जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.7 फ़ारेनहाइट होता है। हम अमूमन कहते हैं कि फ़लाँ बंदे का 100 से ऊपर 104 हो गया टेम्परेचर, 103 हो गया। बेसिकली वो हम फ़ारेनहाइट में ही बता रहे होते हैं। तो उसको बोला जाता है, ये वाली वैल्यू से अगर ऊपर हो तो वो हाई टेम्परेचर हो जाता है और इससे नीचे हो तो वो लो टेम्परेचर हो जाता है। बेसिकली ये फीवर होता क्यों है? जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो तो बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती है, उसके खिलाफ लड़ती है, तो उसके नतीजे में जो है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो पहला सिम्टम ये हो गया इस डिजीज़ में। इसके अलावा जो दूसरा है वो है ओस्टियोमिलाइटिस ऑफ द लॉन्ग बोन। ये चीज़ हमने टाइफी में देखी थी, टाइफाइड फीवर में भी हो रहा था। पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हड्डियों में दर्द होता है और स्पेसिफिक जो लंबी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स, जैसे कि फीमर वगैरह हो गई, नी हो गई, वो सब कुछ। अब देखें आप, काफ़ी चीज़ें अभी यहाँ पे रिपीट होंगी। अभी सिर्फ एंटारिक ट्रैक में दो और डिजीज़ थी, यहाँ ये वाली डिजीज़ तकरीबन सेम ही है। आगे कुछ चीज़ें डिफरेंट भी आएंगी, आपने उसको अलग याद रखना है। ये बच्चों में होगा और साथ में जो है सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया क्या था ये भी हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें जो है आरबीसीज जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते सही। नॉर्मल आरबीसीज तो कैरी कर लेते हैं और वो ब्लड को जो है फ्लो उसका ठीक रखते हैं, लेकिन जो सिकल सेल है उसमें उसकी शेप चेंज हो जाती है और फिर वो फ्लो सही नहीं रहता और ऑक्सीजन सही कैरी नहीं हो पाती। दूसरा सिम्टम ये हो गया। अब जो स्पेसिफिक सिम्टम है ना यहाँ पे ये याद रखना है, मेटास्टेटिक एब्सेस। अब ये चीज़ जो है साल्मोनेला टाइफी में हमने नहीं देखी थी। टाइफाइड फीवर में वहाँ पे हमने देखा था कि रोज़
रोज स्पॉट्स बन रहे थे, रोज कलर्ड मैक्यूल बन रहे थे, और यहाँ पे जो है मेटास्टेटिक एब्सेस। ये चीज़ आपने याद रखनी है, कंपेयर अगर आप करें इसको तो है वही चीज़, वो भी स्किन से रिलेटेड था, ये भी स्किन से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, मेटास्टेटिक मीन के अपनी एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उससे मतलब वहाँ से होके दूसरी जगह कहीं फैल जाए। सेकेंडरी एब्सेस भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी एब्सेस वो होगी जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा, फोकस ऑफ इन्फेक्शन, और सेकेंडरी वो होगा जहाँ से वो फैलेगा, और फिर उसको बोला जाएगा सेकेंडरी एब्सेस या मेटास्टेटिक एब्सेस। अब एब्सेस क्या होती है, ये वर्ड भी आपने स्टेफिलोकोकस आरियस में भी डिस्कस किया था। एब्सेस जो है, एब्सेस उसको बोला जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा पस बन जाए और सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस हो जाए, इर्द गिर्द पस बन जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको बोला जाता है एब्सेस। तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है इसमें। इसके साथ जो है ये जो मेटास्टेटिक एब्सेस है ना, ये कहाँ कहाँ बनेगी, इसकी डेफिनेशन तो बेसिक देख लिया हमने। ये बनेगी इन्फाक्शन। इन्फाक्शन अब क्या होता है, इन्फाक्शन जो है स्मॉल लोकलाइज्ड डेड टिश्यू का एरिया है, जो कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे मेटास्टेटिक एब्सेस बनेगी। जाहिर ही बात है कि डेड टिश्यू एक जगह पे बना है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, तो डेड टिश्यू से जाहिर ही बात है पस बनेगी, और पस मीन्स के एब्सेस, और फिर वो मेटास्टेटिक हो जाएगी। तो ये चीज़ इन्फाक्शन से आप याद रख सकते हैं। सेम है। दूसरी चीज़ है कि एओर्टिक एन्यूरोज्म। अब ये नई चीज़ है यहाँ पे। एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। एओर्टिक मीन के एओर्टा, और जो एन्यूरिज्म मीन है कि बालून लाइक बल्ज, एओर्टा के अंदर आ जाना, उसको बोला जाता है, और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो उसके दरमियान लीक होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे मेटास्टेटिक एब्सेस बनना शुरू हो जाती है। तो मेटास्टेटिक एब्सेस में ये दो कंडीशन लाजमी से याद रखनी है, इन्फाक्शन और एओर्टिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सेप्टिसीमिया होगा। साल्मोनेला टाइफी में भी सेप्टिसीमिया हो रहा था, लेकिन ये बहुत ही कम, 5 to 10% ऑफ द इन्फेक्शन में ये कॉमन होता है। तो अगर आप पूरी डिजीज़ में देखें ना, यहाँ पे डिजीज़ में तो विद इन द एंटायर ट्रैक्ट दो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं, आउटसाइड एंटायर ट्रैक्ट भी दो स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि फीवर है और मेटास्टेटिक एब्सेस है। बाकी दो चीज़ें साल्मोनेला टाइफी की तरह सेम है। नेक्स्ट चलते हैं, हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन। अब जो इसका हैबिटेट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है साल्मोनेला टाइफाइड से। उसमें इसमें जो है सबसे पहले है कि ये भी हैबिटेट तो इसका एंटायर ट्रैक ऑफ ह्यूमन है, लेकिन इसके साथ एनिमल्स भी है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ ह्यूमंस कॉलोन में होता है, लेकिन ये एनिमल्स के कॉलोन में भी होता है। तो ये चीज़ आपने एनिमल का वर्ड इसके लिए याद रखना है हैबिटेट में। अब एनिमल्स कौन कौन से हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले है डोमेस्टिक लाइव स्टॉक एनिमल्स। इनका आपने नाम सुना होगा, जो कि अमूमन घरों में होते हैं, जैसे हो गया भेड़, बकरियां, शीप्स, गोट्स, कैटल्स, काउज, हॉर्सेस, डॉग्स। ये जो डोमेस्टिक लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, इनका हैबिटेट जो है वो साल्मोनेला है, वहीं से ये ट्रांसमिट होगा। अभी हम देखेंगे कैसे ट्रांसमिट होगा। इसके अलावा पोल्ट्री, चिकन, जो ब्रायलर मुर्गियां वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, उससे भी ये साल्मोनेला का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाता है। अगली चीज़ जो है कि ये एक और आपके लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि पेट कॉर्न स्नेक्स, ये भी एक स्पीशीज़ है जो रेप्टाइल्स की है, इससे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपने एनिमल्स में ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है। कुछ लाइव स्टॉक एनिमल्स हो गए, कुछ पोल्ट्री एंड चिकन वगैरह के हो गए, और कुछ जो है पेट कॉर्न स्नेक्स वगैरह के हो गए। इसके अलावा आप जो है नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी। अब जो ट्रांसमिशन है ना इसकी, अगर आप देखें कि एंटायर ट्रैक से रिलेटेड है ना, तो फीको ओलर रूट से होगी, और दूसरा जो है वो कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स। आप हैबिटेट से याद रख सकते हैं एंटायर ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ के लिए फीको ओलर रूट, और कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स जो इसका सोर्स थे उनके साथ अगर कॉन्टैक्ट आएगा पर्सन, तो उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इन्फेक्शन उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। अगेन ये दोनों चीज़ें भी साल्मोनेला टाइफाइड में सेम थी। मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो और समझ भी आ जाए। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं आप इसकी। पैथोजेनेसिस में जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं ना कि इसका इन्फेक्शियस डोज ID50, यानी 50% ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर जो इन्फेक्शन काज कर दें वो इसका बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इन्फेक्शियस डोज तकरीबन 1 लाख ऑर्गेनिजम्स, मच ग्रेटर देन शिगेला। शिगेला का अगर इन्फेक्शियस डोज हम देखें, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस बैक्टीरिया के बाद शिगेला को,
उसका जो इन्फेक्शन डोज है उससे भी ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि ये स्टोमक का एसिड जो HCl है उससे ये इनएक्टिवेट नहीं होता, वो इसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाता और ये बहुत ही आसानी के साथ एंटेरोकोलाइटिस और हमने आगे देखा कि वो ब्लडी डायरिया करवा रहा था। तो एक चीज़ पैथोजेनेसिस में आपने याद रखनी है, इन्फेक्शियस डोज बहुत ही ज़्यादा हाई है, चाहे वो टाइफी हो चाहे वो ये वाला बैक्टीरिया एंटेरिका, दोनों का हाई होता है। अगली चीज़ जो स्पेसिफिक है इस पैथोजेनेसिस में वो है टाइप 3 सेक्रीशंस। अब ये कुछ बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिलीज होते हैं इस बैक्टीरिया से और इसकी पैथोजेनेसिस करवाते हैं। ये जितनी भी डिजीज हमने देखी, चाहे वो आउटसाइड से इंटेस्टाइन हो या इनसाइड द एंटायर ट्रैक हो, उन सब में ये चीज़ इन्वॉल्व होगी, ये कॉमन है। और दूसरी चीज़ जो है वो कैप्सूल, ये विरुलेंस फैक्टर है। कैप्सूल और टाइप 3 सिक्रीशन ये सारे डिजीजेज में कॉमन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एंटायर ट्रैक या बाहर की। अब थोड़ा सा अगर हम उनको अलग अलग देखें तो ये जो है इन्वेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज करवाता है। अगर आप देखें कि ओस्टियोमाइलाइटिस हो रहा था, इन्फ्लेमेशन है, उसके बाद हमने देखा एंटेरोकोलाइटिस हो रहा था, वो भी इन्फ्लेमेशन है। तो इन्वेसिव इन्फ्लेमेशन डिजीज ये करवाएगा। कैसे करवाएगा कि इन्वेड करेगा म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन और एंटेरोकोलाइटिस। इसी तरह अगर बोन्स में चले जाएं वहाँ पे ओस्टियोमाइलाइटिस करवा देगा। ये तो हो गई डिजीजेज एंटायर ट्रैक की और थोड़ी सी आउटसाइड द एंटायर ट्रैक भी हो गई। अगर हम सेप्सिस की देखें और जो फीवर हो रहा था उसकी पैथोजेनेसिस बहुत ही आसान है, एंडोटॉक्सिन। फैमिली एंटेरोबैक्टर फैमिली में जो कॉमन फीचर था कि उसमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है सब बैक्टीरिया में, वो बेसिकली ब्लड में इन्वेजन करता है और बाद में जाके सेप्सिस करवा देता है और फीवर। अगेन सेप्सिस क्या होता है, मैंने आपको हर बैक्टीरिया में बताया कि सेप्सिस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, पूरा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाना, साइटोकाइंस का रिलीज हो जाना, उसको बोला जाता है ये। तो अगेन आपने पैथोजेनेसिस में क्या याद रखना है, कॉमन चीज़ें इन्फेक्शियस डोज ज़्यादा है, मेन जो टाइप 3 सेक्रीशन और कैप्सूल इन्वॉल्व है, और जो है इन्वेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करवाता है, और एंडोटॉक्सिन ये जो है पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। बाकी सब कहानी मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट चलते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं ना उसमें तकरीबन जो हमने साल्मोनेला टाइफाइड में पढ़े थे वही एंटेरिका में भी हैं। डिक्रीज स्टोमिक एसिड, यानी एंटासिड अगर कोई ले रहा है बहुत ज़्यादा, तो अगर उसकी वजह से जो स्टोमिक का नॉर्मल एसिड होता है वो कम होना शुरू हो गया, तो ये एसिड लेबाइल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाएंगे। इसके अलावा एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई है। गैस्ट्रेक्टमी मीन्स के रिमूवल ऑफ एक पार्ट या उसका पूरा पार्ट स्टोमिक का रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से ये दो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो की वजह से ये इन्फेक्शन साल्मोनेला का हो सकता है, चाहे वो टाइफाइड हो चाहे वो एंटेरिक हो। नेक्स्ट है कि सिकल सेल एनीमिया, जो कि साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रहा था, हमने डिजीज में भी देखा, तो वो चीज़ भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है यहाँ पे। और आखिरी चीज़ जो है क्रोनिक कैरियर स्टेज, साल्मोनेला टाइफाइड जो था उसकी क्रोनिक कैरियर स्टेट हो रही थी गाल ब्लैडर में, लेकिन इसकी कोई नहीं होती, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन किया है। बाकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स तीनों के दोनों के सेम है। नेक्स्ट चलते हैं, एंटीजेंस। अगेन एंटीजन जो हमने इकोलाई में देखा था, फिर हमने साल्मोनेला टाइफी में देखा, फिर आप साल्मोनेला एंटेरिका में देखेंगे, सब में तीनों एंटीजन सेम है। कौन कौन से थे, सेल वाल एंटीजन, सोमैटिक ओ एंटीजन जो कि आउटर पॉलीसेक्राइड ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड था, जो कि 1500 टाइप्स ऑफ साल्मोनेला सीरोलॉजिकल टाइपिंग कर रहा था। यानी जो सीरोलॉजिकल टाइपिंग है ना साल्मोनेला की, वो 1500 स्पीशीज हैं, उसको ये वाला एंटीजन डिटरमाइन करता है। इसके अलावा इसमें एच एंटीजन है, फ्लैजेलर एंटीजन, जिसका काम है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को रोकेगा और ये जल्दी से पैथोजेनेसिस करवा देगा। ये दो चीज़ें लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और आखिरी जो चीज़ थी वो थी मेन विरुलेंस फैक्टर, यानी कैप्सूल के पॉलीसेक्राइड, जो कि हम एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगेन ये तीन एंटीजन के नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। फैमिली एंटेरोबैक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, रिपीट होते हैं, अभी ये तीसरी बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो इस रिपीटिशन से आपकी मेमोरी बन जाएगी और आपको अच्छे से ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स अब इसकी कौन कौन सी हैं। अगेन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड, दोनों साल्मोनेला की स्पीशीज़ दोनों की दोनों मोटाइल और ग्राम नेगेटिव रॉड हैं। अगली जो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंटेरोबैक्टर फैमिली की, मैंने आपको कहा था कि आप हर बैक्टीरिया में लिख सकते हैं जितने भी एंटेरोबैक्टर में आते हैं। पहली थी कि फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि
ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो या ना हो, फैकल्टेटिव का ये मतलब होता है। मैं ये चीज़ हर बार इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई बंदा है जो कि पहली दफ़ा आया इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे, तो उसको ये मसला ना हो कि मैं अगर एक टर्म को नहीं दोबारा समझाता तो वो ये ना कहे कि ये टर्म नहीं समझाई। तो मैं इसलिए दोबारा एक चीज़ को दोबारा समझा देता हूँ हर वीडियो में, तो ताकि नए आने वाले लोगों का फ़ायदा हो इससे। अगली चीज़ जो है वो है रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी। और जो तीसरी थी वो थी फर्मेंट ग्लूकोज को कर देता है या फिर शुगर मालिक्यूल्स को, उसकी वजह से जो है बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं और पीएच इंडिकेटर जो है वो येलो हो जाता है। आखिरी जो थी वो थी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है, यानी ये कलर्ड कंपाउंड नहीं देता। नेगेटिव मीन्स कि कलर्ड कंपाउंड नहीं देगा इंडोफिनोल के साथ। तो ये चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, दो रेड कलर वाली और दो येलो वाली, ये फैमिली एंटेरोबैक्टर में आप सब में लिख सकते हैं। सब में चारों की चारों कॉमन है, ये दो करेक्टरिस्टिक्स में और ये दो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। आखिरी जो चीज़ है ना जो इससे रिलेटेड है सिर्फ इसी से, कि इसका दूसरा नाम जो है वो है साल्मोनेला एंटेरिटाइटस, इसको ये भी बोला जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ही आसान है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अभी शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने साल्मोनेला टाइफी देखा है तो उसकी जितनी भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस थी सारी की सारी आप यहाँ पे लिख दें। सेम टू सेम है इन दोनों की लेबोरेटरी डायग्नोसिस, A to Z सेम है। लेकिन अगेन न्यू अगर कोई आया हुआ है तो मैं उसके समझाने के लिए यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा इसको, कि ग्राम स्टेनिंग, स्मेयर एंड कल्चर करेंगे, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव रॉड है। ग्राम स्टेनिंग इसलिए करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव को नेगेटिव से अलग करने के लिए। अगली चीज़ है कि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में ये पहला बैक्टीरिया है। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग थे उसमें हमने सबसे पहले एकोलाई को देखा था, तो ये कंपैरिजन याद रखना है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग मीन्स कि ये कोई भी कलर लेस कॉलोनीज बनाएंगे, ईएमबी या मैकॉनकी एगार। अब ईएमबी मीन्स के यूसीन मिथाइलिन ब्लू, इसको बोला जाता है। उस एगार में ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाएंगे। टीएसआई एगार, ट्रिपल शुगर आयरन एगार, टीएसआई एगार, उसमें क्या होगा कि अल्कलाइन स्लैंट एंड एसिड बट बन जाएगा और उसमें H2S गैस बनेगी। अब जो है इकोलाई में था एसिड स्लैंट एसिड बट, लेकिन इसमें है अल्कलाइन स्लैंट और एसिड बट, तो ये डिफरेंस याद रखना है। अब ये जो गैस है ये क्यों बनती है, ये ब्लैक फेरस सल्फाइड बनता है बट के अंदर, तो उसकी वजह से जो है H2S गैस बनती है। अगला जो तीसरा स्पेसिफिक टेस्ट है कि बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। अब हम उन स्पीशीज़ से इसको डिफरेंशिएट या डायग्नोस करने के लिए बायोकेमिकल या सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ताकि हम इसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाइड कर सकें। अगली चीज़ है कि हम यहाँ पे इसका नॉन एंटी सीरा देंगे, ऐसा सीरम जिसमें इसके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होंगी, उसको बोला जाता है एंटी सीरम। कौन कौन से एंटीजन, O एंटीजन, H एंटीजन और VI एंटीजन, ये हमने अभी ऊपर एंटीजन में ये तीनों एंटीजन देखे थे। उसकी एंटीबॉडीज़ के खिलाफ एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि इसमें कोई क्लम्प वगैरह बना है, तो हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। अगली चीज़ है विडल टेस्ट। बेसिकली ये एंटीसीरा वाला टेस्ट ही है, लेकिन इसको स्पेसिफिक यहाँ पे विडल टेस्ट कह रहे हैं। ये भी एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है जो कि O और H एंटीजन के खिलाफ बनेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये लिमिटेड टेस्ट हैं। स्पेसिफिक टेस्ट यही है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग और TSI एगार। अगली चीज़ है हेक्टोइन एगार, जो कि ब्लैक कॉलोनीज यहाँ पे बनाता है। मोस्ट स्पेसिफिक, कभी भी नहीं भूलना, साल्मोनेला के दोनों जो बैक्टीरिया हैं सबके लिए हेक्टोइन एगार ब्लैक कॉलोनीज लाजमी याद रखना है। और आखिरी जो दो टेस्ट है वो है स्टूल टेस्ट और ब्लड कल्चर। स्टूल टेस्ट में WBCs मिलेंगे और ब्लड कल्चर में भी हमें मिलेंगे, तो ये दो टेस्ट भी याद रखने हैं। अब जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है ना, इसमें नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग और TSI एगार मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ याद ना भी रहे, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग TSI एगार और हेक्टोइन एगार तो लाजमी पता हो। बाकी सब सेम है, तो आप उनको ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ लाजमी से याद हो। ट्रीटमेंट में चलें तो ट्रीटमेंट में जो है ना, इसकी एंटेरोकोलाइटिस हमने देखा था, उसमें हो रहा था डायरिया हो रहा था एंटेरोट्रैक में। तो डायरिया के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग फ्लूइड्स करेंगे, एंटी डायरियल्स देंगे, ताकि उसका जो ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस हो रहा है उसकी हम रिप्लेसमेंट कर सकें। इसके अलावा जो एंटेरोकोलाइटिस हो रहा था इंटेस्टाइन में, उसके लिए अमूमन हम एंटीबायोटिक्स को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस अगर कोई देना चाहें तो वो सेफ्ट्राएक्सोन 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं उन पेशेंट्स को जिनको सेप्सिस वगैरह हो
लेकिन उसकी सेंसिटिविटी हम लाजमी चेक कर लेंगे ताकि उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या कुछ भी ऐसी किस्म की कंडीशन का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि क्लोरमफेनिकोल और एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देता है ये बैक्टीरिया साल्मोनेला। और ये कैसे करता है कि प्लाज्मा इनकोडेड एसिटाइलेटिंग एंजाइम्स और बीटा लैक्टामेजेस की वजह से। तो ट्रीटमेंट में जो है डायरिया के लिए रिप्लेसिंग फ्लूइड्स और इन्फेक्शन और सेप्सिस के लिए सेफ्ट्राक्सोन आप दे सकते हैं, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है। प्रिवेंशन पे चलते हैं। अगेन प्रिवेंशन जो है इसकी साल्मोनेला टाइफाइड की तरह सेम है, एक दो बातें डिफरेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ मेजर्स करेंगे। अगर आप ट्रांसमिशन को याद रखें तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि फीको और रूट से ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो सीवेज सिस्टम को अच्छा रखेंगे, फीसिस से ये ट्रांसमिट नहीं होगा और पेशेंट जो है ज़्यादा इतने नहीं बनेंगे और इस चीज़ से महफूज रहेगा। दूसरी जो चीज़ है कि आप क्लोरिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई करें। जाहिर बात है कि जितना भी साफ पानी नहीं होगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। आप स्टूल कल्चर कर सकते हैं ऐसे लोगों का जो कि फूड को हैंडल करते हैं, ताकि आप उनके फीसिस में इस चीज़ को चेक कर सकें। इसके अलावा आप हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। अगर आप फूड हैंडलिंग कर रहे हैं तो उससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि ये फीको और रूट से ये ट्रांसमिट होना है इसने, तो इस चीज़ को प्रिवेंटिव मेजर्स करके आप बच सकते हैं। अगली जो चीज़ है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ आपने इस कलर को याद रखना है और इस लाइन को भी, कि वो कभी भी जो है अनकुक्ड रॉ एग या मीट को ना खाएं, उससे भी ये हो सकता है साल्मोनेला का इन्फेक्शन। अब रॉ एग्स कौन से होते हैं? जो कि कच्चे अंडे जिसको हम बोला जाता है, और रॉ मीट यानी कच्चा गोश्त या अनकुक्ड गोश्त अगर उसको हम सही तरह से पका के ना खाएं या कच्चा खा जाएं तो उसकी वजह से भी साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए और इससे हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म, क्यों इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। साल्मोनेला टाइफाइड की जो हमने देखी थी वैक्सीन अवेलेबल थी, 2 किस्म की वैक्सीन थी, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हुआ है बैक्टीरिया ख़त्म। हम इसको 2 मिनट में दोबारा से जो है क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये हमारा पक्का हो जाए। अब जो है साल्मोनेला एंटेरिका साल्मोनेला स्पीशीज़ का दूसरा बैक्टीरिया है। पहला बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई था। साल्मोनेला एंटेरिका जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड है, जो कि एंटेरिक ट्रैक्ट से रिलेटेड है। वो इंटेस्टाइन के अंदर भी डिजीज़ करवाएगा और इंटेस्टाइन के बाहर भी करवाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर ये जो है एंटेरोकोलाइटिस करवाएगा और ब्लडी डायरिया करवाएगा, लाजमी याद रखना है, 2 नाम है बस। और आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट जो है फीवर करवाएगा, ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स और मेटास्टेटिक एब्सेस करवाएगा। कहाँ कहाँ बनेगी? इन्फेक्शन पे और एओर्टिक एन्यूरिज्म पे, और सेप्टिसीमिया करवाएगा। तो इस चीज़ में आपने ये 2 एंटेरिक ट्रैक्ट की डिजीज़ और फीवर और मेटास्टेटिक एब्सेस को लाजमी याद रखना है। हैबिटेट में हमने देखा कि इसका हैबिटेट जो है वो एंटेरिक ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन तो है, लेकिन कुछ एनिमल्स भी इसको हैबिटेट हैं। कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के एनिमल्स, इसके अलावा पोल्ट्री चिकन एंड एनिमल्स एग्स, और इसके अलावा पेट कॉर्न स्नेक्स। ये एनिमल्स के नाम याद रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका सोर्स ऑफ हैबिटेट है। ट्रांसमिशन इसकी फीकोरा रूट से होगी और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव एनिमल्स, बहुत ही आसान है। हैबिटेट से आप याद रख सकते हैं। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि इसकी जो इन्फेक्शियस डोज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है बाकी बैक्टीरिया से। जो मेन चीज़ें इसमें कॉमन है पैथोजेनेसिस में, टाइप 3 सेक्रीशन और कैप्सूल जो है वेन विरुलेंस फैक्टर हैं, और इन्वेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आगे चल के ये करवाते हैं, और एंडोटॉक्सिन जो है वो सेप्सिस करवाता है। इन्वेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ओस्टियोमाइलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, और एंडोटॉक्सिन मीन्स सेप्सिस एंड फीवर। फिर हमने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में देखा कि अगर स्टोमिक एसिड कम हो जाए, गैस्ट्रेक्टमी हो जाए तो उस, और सिकल सेल एनीमिया हो जाए तो इसकी वजह से ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाएगा। इन दोनों की वजह से एंटेरिक ट्रैक्ट की डिजीज़ और इसकी वजह से आउटसाइड एंटेरिक ट्रैक्ट की डिजीज़ होंगी। और क्रोनिक कैरियर स्टेट कौन सी थी जो कि इसमें नहीं है, टाइफाइड में थी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंटीजन में देखा कि 3 किस्म के एंटीजन है, सेलवाल एंटीजन, सोमैटिक एंटीजन या ओ एंटीजन, जो कि सीरोटाइप को मैयर कर रहा है। एच एंटीजन है, इम्यून रिस्पॉन्स को रोक रहा है, और मेन कैप्सूलर विरुलेंस फैक्टर है, इसको याद रखना है। 3 एंटीजन के नाम। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉग स्पेसिफिक हैं साल्मोनेला। बाकी 4 जो एंटेरोबैक्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैकल्टेटिव, रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स, फर्मेंट ग्लूकोज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं,
और आल्सो कॉल्ड एंटेरिडाइटिस, ये याद रखना है, ये 2 मेन वर्ड। बाकी 4 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं एंटेरोबैक्टर वाली। तो बॉडी डायग्नोसिस में देखा कि ग्राम स्टेनिंग जनरल टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग और TSI एगार है। और कुछ जनरल टेस्ट हैं बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल, फिर नॉन एंटीसीरा वाले हैं, विडल टेस्ट है, हेक्टोइन एगार है, और आखिरी 2 जो हैं स्टूल कल्चर और ब्लड कल्चर। अब इस पूरी कहानी में जो मेन टेस्ट याद रखने हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, TSI एगार और हेक्टोइन एगार। ट्रीटमेंट में हमने देखा कि डायरिया के लिए रिप्लेसिंग फ्लूइड्स करेंगे, और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए सेप्ट्राएक्सोन देंगे, और सेप्सिस के लिए इसके अलावा रेजिस्टेंस का खास ख्याल रखना है क्योंकि इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इसके बाद हमने देखा प्रिवेंशन में कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स कर सकते हैं, ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, सीवेज डिस्पोजल करके, वाटर सप्लाई को ठीक करके, स्टूल कल्चर करके, हैंड वॉशिंग करके हम बच सकते हैं इससे। इसके अलावा जो कच्चे अंडे और कच्चा गोश्त है, अनकुक्ड गोश्त है, अनकुक्ड अंडे हैं, उनको बिल्कुल नहीं खाना। और वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है इसके खिलाफ, तो आप इस चीज़ पे अमल करके इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म। आई होप कि आपको ये बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा होपफुली। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है, इस लेक्चर की समझ आ गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें और साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। इसको जितना शेयर हो सके करें। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये OP प्लेलिस्ट में जाके बैक्टीरिया की वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे सारे बैक्टीरिया की वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और आपने क्या करना है, यहाँ पे लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा देना है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, वो भी जाके वहाँ जाके फॉलो कर लेना है। तो बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।